स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इसमें हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में। तो बहुत ही एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से पूरा ये डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर ईसोफेगस की एनाटॉमी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो राइज होता है वो है व्हाट इज एक्चुअली ईसोफेगस। So, esophagus is a narrow muscular tube which provides the passage for the bolus and liquid during the third stage of deglutition. भाई थर्ड स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन मतलब और भी स्टेजेस होते हैं। हाँ, पहला स्टेज जो ओरल में होता है उसे बोलते हैं ओरल कैविटी में ओरल स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन, दूसरा होता है फेरेंजियल स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन और तीसरा होता है थर्ड स्टेज ऑफ डिग्लूटेशन जो कि होता है ईसोफेगस में। So, esophagus is a narrow muscular tube which provides the passage for the bolus and liquid during the third stage of deglutition. जो ईसोफेगस है वो एक्सटेंड करता है फेरिंग से स्टमक तक, जैसे कि आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन आपको राइज होना चाहिए कि क्या ये डिफरेंट रीजन से पास करता है। अगर हाँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए ये फेरिंग से स्टमक तक एक्सटेंड करता है, इसका मतलब क्या है ये ट्रैवल करता है नेक से लेकर एब्डोमेन तक। ठीक, मतलब डिफरेंट रीजन को क्रॉस कर रहा है, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो इसी डिफरेंट रीजन को हम इसमें पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये किस रीजन में प्रेजेंट है, या फिर तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ईसोफेगस। तो इसके जो ईसोफेगस है डिफरेंट रीजन्स में होने से जो वहाँ की आर्टेरियल सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होगी, या फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा, वेनस ड्रेनेज होगा, तो डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट होगा। नेक में अलग रहेगा, थोरैक्स में अलग रहेगा, एब्डोमेन में अलग रहेगा। तो इससे हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। सो आपको बताइए इट इज ईसोफेगस इज ए नैरो मस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द फेरेंक्स टू द स्टमक। ठीक, इतना ही योग पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है हमारा है वो है डायमेंशंस। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस किस रूल को फॉलो करता है। ईसोफेगस फॉलो करता है क्वार्टर रूल को। सो ये फॉलो करता है क्वार्टर रूल को या फिर रूल ऑफ 25। अब भाई इसका क्या मतलब है। बॉडी में कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। जैसे कि एक तो ईसोफेगस हो गया, इसके अलावा ड्यूडेनम, यूरेटर और कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। तो उन्हें हम क्वार्टर रूल के अंदर उनकी लेंथ को याद रखते हैं एक ट्रिक से। सो इस डायमेंशन की बात कीजिए, इस लेंथ है यानी कि पूरा जो नेक से लेकर एब्डोमेन तक इसकी लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। डिफरेंट रीजन्स में कितना परसेंट लाई करता है या फिर कितना लेंथ लाई करता है वो आगे हम देखेंगे। सो इसकी लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 2 सेंटीमीटर। कभी कन्फ्यूजन हो तो 25 का जो फर्स्ट लेटर है वही इसकी विड्थ है। अब नेक्स्ट है थोड़ा ल्यूमेन के बारे में। तो ल्यूमेन के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जो इसका ल्यूमेन होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो वही आपको कैसे दिख रहा है, ये कोलैप्स्ड ल्यूमेन नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अब बोलस नहीं प्रेजेंट है ईसोफेगस में, तो इसका जो ल्यूमेन होगा नॉर्मली रहेगा कोलैप्स्ड। ठीक, और ये कैसा है, फ्लैटेंड है एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में। दिस इज फ्लैटेंड। सो ल्यूमेन इज फ्लैटेंड एंटेरो posteriorly flattened lumen। ठीक, एंड इट रिमेन्स कोलैप्स्ड नॉर्मली। और कब एक्सपेंड करेगा, जब बोलस इससे पास करेगा। तो डायमेंशन आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। एक बार रिकैप ले लेते हैं। लेंथ होगी रूल ऑफ 25 या क्वार्टर रूल के अंदर 25 सेंटीमीटर। विड्थ का कन्फ्यूजन ना हो तो लेंथ का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज 2 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ होगी इट्स अराउंड 2 सेंटीमीटर। और जो ल्यूमेन रहता है वो यूजुअली कोलैप्स्ड रहता है और कब एक्सपेंड करता है, जब इसमें बोलस आए या और ये इट इज़ फ्लैटेंड एंटेरो पोस्टीरियरली। ठीक, इतनी बातें हो गई डायमेंशंस के ऊपर। अब नेक्स्ट हेडिंग है वो है कोर्स। देखिए जो कोर्स और कर्वेचर है ना, इसका हम सेम डायग्राम से बहुत ही सिंपली तरीके से समझ लेंगे। उससे एक तो आपको इसका कोर्स का भी आइडिया मिल जाएगा और कर्वेचर का भी। बट हम पहले क्या करते हैं, कोर्स का छोटा सा देखते हैं कि क्विक में कि कहाँ से पास करेगा। इस डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं कैसे ईसोफेगस डिफरेंट रीजन से पास होता हुआ एब्डोमेन तक आ रहा है। सो सबसे आपको बता दूँ इसका कहाँ से एक्सटेंड करता है, नेक से लेकर एब्डोमेन तक। तो कौन कौन सा है, हम नेक
स्कीमेट्रिक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये नेक है, फिर नीचे हो गए थोरैक्स, ठीक, ये नेक, ये थोरैक्स, और ये नीचे एब्डोमेन। सो दिस इज नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। सो ये स्टार्ट होता है C7 के अपर बॉर्डर से या फिर C6 के लोअर बॉर्डर से। कई बुक्स में हमेशा ज़्यादातर ये लिखा रहता है C6 के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होता है, ठीक, C6 से लोअर बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो थोरैसिक इनलेट में ऐसे पास करेगा। थोरैसिक इनलेट बताया मैंने, ये मैन्यूब्रम स्टर्नाई के टॉप से लेकर T1 के टॉप तक जो लाइन ड्रॉ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है, उसे बोलते हैं थोरैसिक इनलेट। तो उससे और नीचे ट्रांस थोरैसिक प्लेन के बीच में ये पूरा रीजन क्या है, सुपीरियर मीडियास्टिनम। देखिए सुपीरियर मीडियास्टिनम या फिर मीडियास्टिनम की सारी जो हमने हेडिंग्स की है वो सेपरेट वीडियो में पूरा अलग से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मीडियास्टिनम के बारे में, ठीक। तो ये पूरा सुपीरियर मीडियास्टिनम है। फिर ये पूरा इन्फीरियर है। इन्फीरियर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज़ द मिडल, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो यहाँ से ये ऐसे पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में आ जाता है, फिर वहाँ से ये चला जाता है स्टमक एब्डोमेन में, और यहाँ से अपर पार्ट में स्टमक से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक। मतलब ये C6 के लोअर बॉर्डर से स्टार्ट होता है, फिर एंट्री कर लेता है अपर थोरैसिक इनलेट से सुपीरियर मीडियास्टिनम में, फिर चले जाते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, फिर 1 सेंटीमीटर अराउंड ये नीचे रहता है एब्डोमेन में, और फिर कंटिन्यू हो जाता है ये कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टमक से। इतना कोर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो बस जितना हमने डिस्कशन किया है उसको हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, ताकि आपको रिकैप करने में या फिर रिविजन करने में आसानी हो। सो पहले ही कहाँ बिगिन करता है, लोअर बॉर्डर ऑफ C6 बिगिन्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ C6, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया जो एकदम क्लियर है। फिर ये थोरैसिक इनलेट से एंटर करता है, देन enters into thorax through superior thoracic inlet, superior thoracic inlet। भाई ये बार आपको पता ही नहीं है अगर सुपीरियर थोरैसिक इनलेट क्या है, तो दोबारा बता देता हूँ। ये मैन्यूब्रम स्टर्नाई का टॉप है ये, और ये T1 वर्टिब्रा का ये टॉप है। यहाँ पर जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है उसे बोलते हैं सुपीरियर थोरैसिक इनलेट, ठीक। तो यहीं से थोरैक्स की स्टार्टिंग होती है। तो ये हो गया, इट एंटर्स इनटू द थोरैक्स थ्रू सुपीरियर थोरैसिक इनलेट, कंटिन्यूस इन द सुपीरियर मीडियास्टिनम। जो ये है कौन सा पार्ट है, सुपीरियर मीडियास्टिनम। अभी मीडियास्टिनम क्या है वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पर मीडियास्टिनम की सेपरेट टॉपिक से वीडियो मिल जाएगी आपको। देन कंटिन्यूज इन सुपीरियर मीडियास्टिनम, इन सुपीरियर मीडियास्टिनम। फिर कहाँ जाते हैं, इन्फीरियर मीडियास्टिनम में आ जाता है। इन्फीरियर में कौन सा, पोस्टीरियर पार्ट। सो इट कंटिन्यूज इन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। भाई देखिए कोई भी स्ट्रक्चर थोरैक्स से एब्डोमेन में कैसे आएगा, डायफ्राम को पियर्स करके आएगा। सो इट पियर्सेस द डायफ्राम। अब भाई इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, T10 वर्टिब्रा और T11 वर्टिब्रा। T11 पे ये मिल जाता है स्टमक से, और T10 पे ये एंटर करता है डायफ्राम से। सो T10 पे ये ऐसे लेवल पे ये डायफ्राम को पियर्स करता है, और T11 पे ये स्टमक के कार्डियक पार्ट से ये मर्ज हो जाता है। सो ये फिर कंटिन्यू हो जाता है। देन इट कंटिन्यूस इन द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, देन इट पियर्सेस द डायफ्राम एट विच लेवल, T10, डायफ्राम एट T10, और एब्डोमेन में एंटर कर लेता है। फिर कह लीजिए स्टमक से इमर्ज हो जाते हैं, स्टमक में कंटिन्यू जाता है कौन से लेवल पे, एट T11 कंटिन्यूज एज स्टमक, ठीक। तो इतना कोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। भाई कोर्स हो गया, डायमेंशंस हो गए, इंट्रोडक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट होता है कर्वेचर्स। आपको बता दूं जो ये
ईसोफेगस एकदम स्ट्रेट ट्यूब की तरह ऐसे नहीं चलाते, एकदम पेन की तरह एकदम स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये ऐसे थोड़ा कर्व होता है, साइड साइड भी और एंटेरो पोस्टीरियरली भी. सो देयर एक्चुअली 4 कर्व्स प्रेजेंट इन द ईसोफेगस, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो ये 4 कर्वेचर कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं हम. तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं. 2 जो कर्वेचर्स होते हैं वो सामने सामने होते हैं, यानी एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होते हैं, और जो 2 होते हैं वो साइड टू साइड होते हैं. सो 2 वी हैव द एंटेरो पोस्टीरियर curvature and 2 we have the side to side curvature, side to side curvature. अब भाई कैसे प्रेजेंट होता है वो ये समझते हैं हम. से इस वायर से इस कर्वेचर का थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छा हो जाएगा. देखिए ये जो वायर है ये आगे की तरफ, ये जो वायर है ये आगे की तरफ ऐसे फोल्डेड है, साइड में देखिए ये ऐसे आगे की तरफ फोल्डेड है, तो ये एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में कर्वेचर है. इसके अलावा ये ऐसे साइड टू साइड भी ऐसे इसमें बेंड है. देखिए ऊपर से आपको दिख रहा है कि साइड टू साइड भी इसमें बेंड है और ये ऐसे आगे की तरफ भी है. तो यही 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं. 2 एंटेरो पोस्टीरियर मतलब जैसे ये आगे की तरफ ऐसे बेंड है वैसे कर्वेचर प्रेजेंट होंगे 2, और 2 साइड टू साइड मतलब ऐसे ऐसे जो आपको सुपीरियर व्यू से दिख रहा है. तो आपने जैसे बोला था कोर्स और कर्वेचर का हल्का सा रिलेशन है, तो हम वही देखते हैं डायग्राम से. तो कुछ लैंडमार्क हमें चाहिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं. हमें कुछ वर्टिब्रा के लेवल्स याद रखने हैं. सबसे पहले है C6, C7, फिर आता है T5, T7 और लास्ट में T11. तो आपको इन सब में थोड़ा ध्यान देना है. तो देखिए अब समझते हैं इसका कोर्स कैसे रहता है. रूट ऑफ नेक में जो इसका ओरिजिन है एकदम मिड लाइन पे रहता है, सेंट्रली लोकेटेड रहता है ये. सो एट द रूट ऑफ नेक दैट इज एट द लेवल ऑफ C6 इज स्ट्रेट, बट नीचे आते आते रूट ऑफ नेक के पास यानी कि C7 के राउंड आते आते ये लेफ़्ट साइड, देखिए राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है. दिस इज़ राइट, दिस इज़ लेफ़्ट, सुपीरियर इन्फीरियर. तो स्टार्टिंग तो एकदम स्ट्रेट होती है मिड लाइन में, बट ये आते आते ये थोड़ा लेफ़्ट की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है. ठीक, फिर क्या होता है ये T5 पे आते आते फिर स्ट्रेट हो जाएगा, फिर T7 पे दोबारा लेफ़्ट की ओर आ जाएगा, फिर ये कंटिन्यू हो जाता है स्टमक में एट द लेवल ऑफ T11. तो देखिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है और 2 बार लेफ़्ट लेना है. ये नीचे यहाँ पर स्टमक से ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा ये. ठीक, इतना पॉइंट क्लियर है. तो यहाँ से यहाँ तक का अब हम कोर्स देखना है इसका कैसे होता है. ये थोड़ा यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका कोर्स कैसा है. तो ये स्टार्ट करता है C6 से, यानी कि रूट ऑफ नेक के लेवल पे आते आते ये हो जाता है थोड़ा लेफ़्ट साइड, फिर एट द लेवल ऑफ T5 ये दोबारा मिड लाइन पे आ जाएगा, फिर एट द लेवल ऑफ T7 दोबारा लेफ़्ट साइड, और फाइनली मर्ज हो जाएगा स्टमक पे. तो कुछ ऐसा इसका फुल कोर्स रहता है. तो 2 लेफ़्ट कर्वेचर्स यहाँ पर प्रेजेंट है. सो जो फर्स्ट कर्वेचर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है एट द लेवल ऑफ रूट ऑफ नेक बिफोर एंटरिंग द थोरैक्स. सो इसके नीचे से क्या हो जाता है, यहाँ T1 होता है, वहाँ थोरैक्स का कंटिन्यू है. तो पहला कर्वेचर टुवर्ड्स द लेफ्ट यहाँ प्रेजेंट है. हम पहले डिस्कस करें साइड टू साइड कर्वेचर. तो पहला साइड टू साइड कर्वेचर है टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये कहाँ पर है, एट द लेवल ऑफ द रूट ऑफ नेक. फिर क्या है, एट द लेवल ऑफ T7 दोबारा लेफ्ट के साइड ये कर्व कर रहा है. देखो क्या हो रहा है, C7 से T5 दोबारा मिड लाइन पे आया, फिर T7 पे दोबारा ये लेफ्ट साइड मुड़ गया. इतने कर्वेचर से मैंने यहाँ पर इसको समराइज़ कर लिया है. तो देखिए एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर बहुत सिंपल है. जैसे स्पाइनल कॉर्ड का जैसे कर्वेचर होता है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 कर्वेचर प्रेजेंट होंगे, एक सर्वाइकल रीजन में और दूसरा थोरैसिक रीजन में. सो द 2 एंटेरो पोस्टीरियर कर्वेचर correspond to the curvature of the spine. फर्स्ट इज द सर्वाइकल स्पाइन और दूसरा होगा थोरैसिक पार्ट वाला.
ठीक, तो उस अकॉर्डिंग से कर्वेचर्स प्रेजेंट है एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में। तो बहुत सिंपल है। साइड टू साइड क्या था, एट द लेवल ऑफ C7 या एट द लेवल ऑफ द रूट ऑफ नेक, दोनों टुवर्ड्स द लेफ्ट हैं, बोथ टुवर्ड्स लेफ्ट। और दूसरा क्या है, एट द लेवल ऑफ T7। तो ये कंप्लीट हो गए कर्वेचर्स ऑफ द ईसोफेगस। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंस्ट्रिक्शंस ऑफ द ईसोफेगस। तो भैया कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, कहीं से कोई ट्यूब या कोई स्ट्रक्चर पतला हो गया हो, उससे बोलते हैं कंस्ट्रिक्ट कर गया है वो। सपोज़ करिए ये पूरा ये पाइप जो है ये है ईसोफेगस, ठीक। तो क्या हो रहा है, नॉर्मली देखिए एकदम स्ट्रेट प्रेजेंट है, ये कोई ल्यूमेन इसका एकदम नॉर्मल है। बट क्या होता है, सपोज़ कि मैं अपने हैंड से इसको प्रेस कर रहा हूँ, वैसे बॉडी में क्या होता है, ऐसे कई स्ट्रक्चर्स को जब ईसोफेगस से पास करते हैं तो उसको कंप्रेस कर देते हैं। और जैसे मस्कुलर ऑर्गन है तो ये आराम से कंप्रेस हो जाता है, उसका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है, ठीक। तो बॉडी में ऐसे 4 लोकेशन या 4 पॉइंट है जहाँ पर जिसका ल्यूमेन है ईसोफेगस का वो नैरो हो जाता है। सो हमें 2 सिंपल डायग्राम से ऐसे कंस्ट्रिक्शंस की लोकेशन बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। सो हम पहले से थ्योरी पढ़ते हैं, फिर कंस्ट्रिक्शन का डायग्राम। सो कंस्ट्रिक्शंस ऑफ द ईसोफेगस अकर एट 4 साइड्स। वो कौन कौन सी साइड्स हैं, उनका क्या लोकेशन है और कौन से स्ट्रक्चर की वजह से ये कंप्रेस होती हैं, कंस्ट्रिक्ट करती हैं, बस वो हमें वही पढ़ना है और हमारे हेडिंग बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे हम, जो मैंने 4 पॉइंट बताया अभी, सो जो 3 पॉइंट बताया अभी उसके अकॉर्डिंग हम टेबल ड्रॉ करेंगे। अभी टेबल क्या पैरामीटर रहेगा कंपैरिजन का। पहला होगा कि जो 4 देखिए 4 कंस्ट्रक्शन है कहाँ प्रेजेंट है, तो पहला होगा लोकेशन या साइट। दूसरा जो पैरामीटर है कंपैरिजन का, वर्टिब्रा लेवल, कहाँ पर ये प्रेजेंट है, वर्टिब्रा लेवल। और तीसरा रहेगा इसका डिस्टेंस। अब बता दूं, जितने भी कंस्ट्रक्शन है ना उसका डिस्टेंस हम नापते हैं अपर इंसीजर टीथ से। जैसे सपोज करिए आपका माउथ है, जो फ्रंट में जो 4th, देखिए इस डायग्राम क्लियरली दिख रहा है, अपर इंसीजर टीथ से डिफरेंट कंस्ट्रक्शन की लोकेशन को हम मेजर करते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऐसे। देखिए इंसीजर ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, जो ऊपर इंसीजर है उससे पूरा माउथ कैविटी के अंदर डाउन द ईसोफेगस कितना डिस्टेंस है वो हम लेते हैं एज अ डिस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ईसोफेगस। तो डिस्टेंस फ्रॉम द कहाँ से, अपर इंसीजर टीथ, डिस्टेंस फ्रॉम अपर इंसीजर टीथ। तो कहाँ डिस्टेंस है, तो 3 पैरामीटर के अंदर हमें सारे कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, इट्स लाइक ABCD। अब ये कैसे भाई, ABCD कैसे, तो ध्यान से देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ ABCD, A B C और नीचे D, ठीक। भैया इनका मतलब क्या है अब वो देखते हैं। A फॉर आउटिक कंस्ट्रिक्शन, मतलब ये आउटा से कंप्रेस हो रहा है, ठीक। उसकी वजह से कंप्रेशन आ रहा है या कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसे बोलते हैं आउटिक कंस्ट्रिक्शन। बी फॉर ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल। अब डाउट आएगा लेफ्ट या राइट, तो देखिए ईसोफेगस हमेशा लेफ्ट साइड कर्व ले रहा है, इसलिए हम पर लेफ्ट ब्रोंकस ही होगा। तो वो A से आउटिक, B से ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, जो C से उसका है सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन, सर्वाइकल। जब जो फेरिंग्स होता है, जब ईसोफेगस में कंटिन्यू करता है, देखिए फेरिंग्स कैसा होता है, ऐसे फनल शेप्ड होता है, पूरा फनल ऐसा होता है ना, 3 जो फेरिंग्स के मसल्स होते हैं वो सब ऐसे फनल शेप में होते हैं। जो फनल का जो लोअर पार्ट होगा वो नैरो होगा, तो वहीं पर एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन या फेरेंजियो ईसोफेगल जंक्शन कंस्ट्रिक्शन, वो हम देखते हैं आगे। और डी का मतलब क्या है, डी फॉर डायफ्रामेटिक, डायफ्रामेटिक मतलब डायफ्राम के द्वारा ये कंस्ट्रिक्शन कॉज होता है। देखिए डायफ्राम को क्रॉस करते हैं T10 लेवल पे, T10 लेवल पे, तो वहाँ पर एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगा। देखिए इतना समझ आ गया कंस्ट्रिक्शन क्या है, ABCD अब हो गया। अब वर्टिब्रल लेवल ये पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनके बारे में। अब वर्टिब्रल लेवल कौन सा लाई करेगा, तो बहुत ही सिंपल है। कहाँ से स्टार्ट होता है ईसोफेगस, C6 से,
तो बस वहीं पर कंस्ट्रिक्शन पहला, क्योंकि वहीं पर फेरेंस कंटिन्यू होता है ईसोफेगस में, तो जस्ट उसी पॉइंट पे जहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट होता है वहीं पे एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। तो C6 हो गया भाई, देखिए C6 है तो यहाँ पर T6 भी है, ठीक। तो ये दोनों आपको याद रखा, पहला C6 तीसरा T6, आउटिक होता है T4 और इन दोनों का सम T10 पे होता है डायफ्रामेटिक, या फिर आपको T10 में पता होगा डायफ्राम को क्रॉस करता है, तो बहुत सिंपल है। अब ये 6 वर्टिब्रल लेवल 6 है, तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ अपन इसी चीज़ से 6 इंच, 6 का जस्ट अपोजिट 9 इंच, फिर है 11 इंच और एट लास्ट 15 इंच फ्रॉम द अपर इंसिजर टिथ। अब एक एक के बारे में हल्का हल्का पढ़ते हैं। पहला क्या है, सर्वाइकल, इसको और क्या बोलेंगे, फेरेंजियो ईसोफेजियल कंस्ट्रिक्शन या जंक्शन, क्योंकि फेरेंस और ईसोफेगस से जंक्शन प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल लेवल C6 पे लाई करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द अपर इंसिजर टिथ इज 6 इंच, 1 इंच अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 6 इंच हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। दूसरा अओर्टा, अओर्टा इसको क्रॉस करता है। अब कैसे क्रॉस करता है आप देखते हैं। एट द लेवल ऑफ T4 अओर्टा ऐसे इसको आर्च ऑफ अओर्टा ऐसे इसको क्रॉस करता है। देखिए आर्च ऑफ अओर्टा आगे से पीछे जाता है ना, तो ईसोफेगस को ऐसे कंप्रेस करते हुए जाता है, सो यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। ये है आर्च ऑफ अओर्टा। अभी आर्च ऑफ अओर्टा एक और चीज़ के ऊपर लूप कर रहा होता है, वो है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। तो यहीं पर देखिए ऐसे ब्रोंकस भी प्रेजेंट है। तो पहला तो हो गया जंक्शन पे, दूसरा हो गया अओर्टिक से, तीसरा हो गया ब्रोंकियल, ये भी लेफ्ट, और जो लास्ट प्रेजेंट होता है ऐसे डायफ्राम यहाँ पे ऐसे लूप करता है, यहाँ पर इसके साइड क्या प्रेजेंट है, ऐसे डायफ्राम, ठीक। तो ये कंस्ट्रिक्शन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये 4 कंस्ट्रिक्शन आपको पता होना चाहिए, इनका क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वीडियो के लास्ट में जो देखेगा। स्टार्टिंग है हमारा पार्ट्स ऑफ द ईसोफेगस। तो अब हम ईसोफेगस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब भाई ऐसा क्यों, क्वेश्चन आया होता है वाई 3 ही पार्ट क्यों। तो आपको मैं स्टार्टिंग में बताया था ईसोफेगस 3 रीजन से होके पास करता है। पहला जहाँ से ओरिजिनेट करता है रूट ऑफ नेक, फिर थोरैक्स में एंटर करता है, फिर कुछ पार्ट बस नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर लाई करता है एब्डोमेन में। इसलिए कितने पार्ट हैं ईसोफेगस के, 3 पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका राइज होना चाहिए हम 3 ही पार्ट क्यों है भाई, कोई 3 रीजन से पास करता है। सो वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ ईसोफेगस। फर्स्ट इज द सर्वाइकल पार्ट, दूसरा है थोरैसिक, तीसरा है अब्डोमिनल, जिन 3 रीजन से पास करता है। सर्वाइकल वाला है ये 4 सेंटीमीटर। देखिए ईसोफेगस की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो जिसमें 4 सेंटीमीटर है वो सर्वाइकल रीजन में लाई करता है, और 25 का जो एक और बचा 5 का वो अब्डोमिनल में, बाकी 20 सेंटीमीटर लाई करता है थोरैसिक रीजन में। भाई रीजन कहाँ से कहाँ या फिर एक्सटेंड इनका क्या है अब वो देखते हैं। तो ये सपोज़ करिए जो मैंने लाइन ड्रॉ की है स्ट्रेट में, ये ईसोफेगस है, जो पीछे पोस्टीरियर ये पूरी लाई कर रही है क्या है, ये ईसोफेगस। सो जो ईसोफेगस का स्टार्टिंग से लेकर यानी कि लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज में बोलूँ या लोअर बॉर्डर ऑफ C6 में बोलूँ, वहाँ से लेकर मैन्यूब्रम स्टर्नाई के अपर बॉर्डर तक। जैसे मैन्यूब्रम स्टर्नाई होते हैं ना, स्टर्नम का अपर पार्ट अपने ऑस्टियो में पड़ा होगा, तो यहीं पर रिब्स अटैच होती हैं ऐसे इसके। सो इसका जो अपर बॉर्डर तक C6 से लेकर या क्रिकोइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर से लेकर यहाँ इसके अपर बॉर्डर तक क्या हो, कौन सा पार्ट होता है, सर्वाइकल पार्ट, ठीक। अब यहीं से आपको पता है ना, यहीं से हम ड्रॉ करते हैं सुपीरियर थोरैसिक इनलेट की लाइन। तो इसके नीचे से लेकर ईसोफेजियल ओपनिंग डायफ्राम तक, यानी जहाँ तक थोरैक्स एक्सटेंड करता है वहाँ तक हो जाएगा थोरैसिक पार्ट। बाकी छोटा सा 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा हमारा एब्डोमिनल पार्ट, या फिर दूसरे वर्ड्स में एब्डोमिनल पार्ट का एक्सटेंड बोले तो जहाँ से ईसोफेजियल ओपनिंग है वहाँ से लेकर जब तक ये कार्डिक पार्ट ऑफ द स्टमक में ब्लेंड नहीं हो जाता वहाँ तक। सो दिस वॉज अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ईसोफेगस। आई होप अब तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आपको डाउट आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिलेशंस ऑफ द ईसोफेगस।